अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एग्रीकल्चर आपकी जो चैप्टर है एग्रीकल्चर जिसको हमने चैप्टर जो है पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना के दिया है। तो नेक्स्ट ये आपका सेकंड वीडियो होगा इस एक्सरसाइज के ऊपर। तो उसमें हमने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है डिस्कस करी है। तो आज जो है हम लोग और 2 क्वेश्चंस जो है और बाकी जो इसमें क्वेश्चंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके चैप्टर में जैसे बच्चे मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है क्या है, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बच्चे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, डिटेल में आपको बताए थे कि व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से टाइप में आते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको समझाई थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपके क्वेश्चन में पूछा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, जैसे आपको अगर ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको टॉपिक में समझाई थी सेम वही वर्डिंग्स या वही सेंटेंस जो है मैं यहाँ पे आपके आंसर में भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे आपको लिखवाई थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, वही पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? दिस कल्टीवेशन इज द form of agriculture in which a plot of land is cleared by felling the trees and by burning them। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये यंग एग्रीकल्चर का एक फॉर्म है, एक तरीका है एग्रीकल्चर का, इन विच जिसमें क्या होता है एक प्लॉट ऑफ लैंड को जो है क्लियर कर देते हैं। वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं, बुशेस या जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है, यानी फेलिंग द ट्रीज। ठीक है, एंड देन इसको बर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो द ऐश आर देन मिक्सड विद, अब इसमें से जो ऐश निकालते हैं, ऐश जैसे आप सब लोगों को पता है जिसे कहते थलबा सिस्टम है ना। ठीक है, तो ऐश को क्या करते हैं, मिक्सड विद द सॉइल, सॉइल के साथ मिक्सड किया जाता है, एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, फिर इसके बाद इसमें सीड लगाया जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, मानसून का वेट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताई थी कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आते हैं। तो इसमें मतलब प्रिमिटिव टाइम पे ज़्यादातर जो कल्टीवेशन या एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ है या एग्रीकल्चर अनुक जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है इतना अच्छा नहीं था, तो ये लोग इरिगेशन के लिए मानसून के ऊपर डिपेंड रहती थी, ज़्यादातर मानसून का वेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग ऐश के साथ सीड को मिला के इसमें क्या करते हैं, फिर सीड को मिला देते हैं, फिर ये लोग मानसून का वेट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी, फिर इस तरह से अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पुराने टाइम पे इनके पास कोई सप्लीमेंट या कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे, उनके पास नहीं होते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सॉइल में जितनी फर्टिलिटी है या फर्टिलिटी यानी आते सिस्टम है ना, जरखेज़ या जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो क्रॉप के लिए ज़रूरी होती है, क्रॉप के लिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, जब वो सारी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती है सॉइल में, या सॉइल की फर्टिलिटी जब ख़त्म हो जाती है, तो सॉइल क्या हो जाते हैं, अबेंडनेड। ठीक है, एंड द कल्टिवेटर्स, फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, या वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, या उसमें न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन सही तरीके से या प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो कल्टिवेटर्स है वो मूव करती है टू ए न्यू प्लॉट। ठीक है, तो कल्टिवेटर्स फिर दूसरी जगह पे जाके, मतलब ज़्यादातर ये फॉरेस्ट एरियाज़ में होते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, यंग अनदर प्लॉट ऑफ लैंड को फिर ट्रीज़ वगैरह उसमें करके फेलिंग करके, फिर इसके बाद उनको बर्न करके दोबारा से सेम प्रैक्टिस जो है वहाँ पे किया जाता है। फिर वहाँ पे जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाते हैं तो दे मूव टू द नेक्स्ट प्लॉट। ठीक है बेटे, नेक्स्ट प्लॉट पे जाते हैं, फिर वहाँ पे सेम एक्सरसाइज या सेम प्रैक्टिस जो है फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको समझ में आया, और स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पे जो भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं उसको काट के फिर इसको उसमें वहाँ पे जो है ऐश बर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो
इसके बाद जो है हम देखेंगे कि और बच्चे मैंने आपको टॉपिक में भी बताए थे, ठीक है। आंसर में ये चीज़ें नहीं लिखना है, आंसर में जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वही लिखना है। मैंने क्या लिखा है देखो, दिस कल्टिवेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बाय बर्निंग देम, द एश आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। आफ्टर द सॉइल loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. This is known as shifting slash and burn agriculture, ठीक। तो नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी पूछा है। क्वेश्चन में मैंने आपके क्वेश्चन में और एक पार्ट भी है, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसका क्या मतलब हमारे पर क्या इसका क्या डिसएडवांटेजेस क्या है या इसके नुकसान गताच हैं दो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, ठीक है। तो ये बात तो आपको मतलब ठीक है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे मोस्ट वर्स इफ़ेक्ट जो है क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन या वर्स डिसएडवांटेज जैसे हम इसको कहेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द डिसएडवांटेजेस आर एज फॉलोज। पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, लार्ज एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे या डिफॉरेस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से एक्सटेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। इट लीड्स टू सॉइल एरोजन एंड सॉइल लॉसेस, ठीक है। इसकी वजह से सॉइल एरोजन भी होती है। सॉइल एरोजन कैसे होती है, सॉइल लॉस यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो ज़रख़ीज़ वगैरह है जो ख़त्म हो जाते हैं या सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो दोबारा रिप्लेनिश होने में मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम लगते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि और इसके साथ सॉइल एरोजन भी होते हैं। सॉइल एरोजन बच्चे कैसे होते हैं ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट के रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब जब हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, सॉइल ट्रीज़ को काटते जाएंगे, तो क्या होता है कि जब तेज़ बारिश होती है या वाटर फ्लो ज़्यादा जब हो जाते हैं तो सॉइल पूरा सचिन पानी के साथ बहते जाते हैं, एरोड होते जाते हैं, ठीक है। तो दे फ्लड ट्रीज माना इम्पॉर्टेंट ज़रूरी इन प्लांट्स जो है क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं, सॉइल ट्रीज़ को काटते जाते हैं, तो सॉइल एरोजन तो होना तय है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें और एक इसमें हम लोग कहेंगे डिसएडवांटेज ओनली प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चरल है या जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ये सिर्फ किस पे होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ अपने जो इंटेंस जैसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसको हम कहेंगे कि सिर्फ यहाँ फैमिली नीड्स को पूरा बेफिला ही पूरा करने के लिए ही वो लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन, ठीक है। जो उस टाइम मतलब वो जो प्रोडक्शन ये लोग करते हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है, सिर्फ फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं। तो इसलिए ये लोग स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर इस तरह के कल्टीवेशन करते हैं। और ये जो कल्टीवेशन है अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में या ऐसे स्टेट्स जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरह के प्रैक्टिसेस अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपके जो क्वेश्चंस है छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस है वो बच्चे आप लोग को वैसे मैं खुद दे दूंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है बच्चे। जैसे मैंने आपको बताए थे कि मैंने आपको मेजर क्रॉप्स जो है बिल्कुल अलग से आपको पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, फाइबर क्रॉप्स के बारे में, बेवरेज क्रॉप्स के बारे में, इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स को या जो जितने भी मेजर क्रॉप्स है उनको मैंने अलग अलग क्लासिफाई करके अलग अलग टाइप में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइबर क्रॉप्स मैंने आपको अच्छे से समझाए। फाइबर क्रॉप्स में 2 क्रॉप्स आते हैं, जे कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो द फाइबर क्रॉप्स आर फाइबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइबर क्रॉप्स के नेम आपको बताना है और उसके साथ साथ वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन इसके ग्रोथ के लिए चाहिए होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। फाइबर क्रॉप्स कौन सा है, कॉटन एंड जूट।
ठीक है। द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एज फॉलोज। अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके लिए चाहिए ग्रो करने के लिए, कॉटन एंड जूट को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब कॉटन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो क्या है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कॉटन लिखा है। तो कॉटन, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है। तो क्या चाहिए कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज से बना मतलब इतने दिन जो है फ्रॉस्ट फ्री, यानी मिसाल गाते जैसे में ना ग्राहमो म्योचा, ठीक है, ग्रंगमो ज़्यादा मियोंग मरकोशिन पे अगर ग्राहमो नंगाती प्रोडक्शन को ज़्यादा छचामें जो प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस जो प्रोडक्शन को ज़्यादा ग्रोथ छचामें चुरा, इसलिए ब्राइट सनशाइन चाहिए इस फॉर इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट, इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड एलिवियल सॉइल। ठीक है, बेस्ट ग्रो जो है ब्लैक एंड एलिवियल सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद है आपके जूट। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट, इट ग्रोज वेल ऑन एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल में ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है। तो बच्चे, आपको ये जो क्वेश्चन है मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको इसको नोट करना है, कॉपी पे कॉपी बना के नोट करके रखना है, और उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, याद भी करना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।